नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एनआर सुंडा जी की जो बुक है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसका जो एमसीक्यू वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज का ये हम चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं और अगर हम बात करें इस बुक की, इस बुक का नाम है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर और इस बुक को मैंने अपने पूरे यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा बुक का जो यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाया है वो आपको पढ़ने को मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको वो बुक दिख जाएगी और वहाँ से आप उस सीरीज को देखते रहो और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। बोले तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा और इसके बाद अगर आप इसको खरीद के पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको अलग से कहीं से कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जितना मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा उतना मोर देन इनफ होगा। किसी भी तरीके का जो कंपटीशन वाला एग्जाम है, चाहे वो एग्रीकल्चर का किसी स्टेट वाला हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, चाहे उनका हो, किसी भी तरीके का कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना कि केवल कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से केवल संपर्क कर सकते हो, ना तो आपको फ़ोन करना है और ना ही आपको इस पे व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। आपको केवल मैसेज टाइप करके ही यहाँ पर आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हो, वो भी कोर्स से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क इवेंट इन इंडियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी चीजें आपको दी गई हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 4 चीजें दी गई हैं। इन चारों चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब जब जो चीज हुआ उसके आधार पर, जैसे अब पहले आपके बाबा आए, फिर आपके पिताजी आए, फिर आप आए, फिर आपका बेटा आएगा या बेटी आएगी। इस तरीके से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन ये दिए गए हैं, ये जो चारों चीजें, आपको इसमें से सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इन चारों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कैसे है, कब कब ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बारे में जब आपके पास जानकारी होगी तभी आप इन सवालों का जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन काफी सा लंबा सा है और काफी ज्यादा लेंदी है, तो इसको बहुत धैर्य पूर्वक अगर आप सॉल्व करोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप हमारा मेथड देखो, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप ऐसे धीरे धीरे करते चलना। मैं यहाँ पर आपको सिखाते चलूंगा, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनॉग्रेशन ऑफ द 3 टायर, यानी कि जो 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होता है, 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम, ये कब इनॉग्रेट किया गया था, मतलब ये स्टेब्लिश कब हुआ था। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा। तो 3 स्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम है नागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था कब, 1959 को। कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जो सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी उस यूनिवर्सिटी का नाम था, क्या नाम था, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई थी, ये यूनिवर्सिटी हमारी स्टेब्लिश हुई थी 1960 में। लैंड ग्रांट कमीशन यूएसए के द्वारा आया था, लैंड ग्रांट पैटर्न था यूएसए का, उसी पैटर्न के हिसाब से 1960 में भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था क्या, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आईएडीपी जो है, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1960 और 61 के आसपास में। समझ गए बात। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था कमेंसमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की भारत में जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1966 से लेके और 1967 के बीच में हुई थी। तो आप लोगों को जब ये चारों चीजें पता होंगी तभी आप यहाँ पर लगा पाओगे। अब अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले तो क्या है,
1959 है, तो 1959 इसमें सबसे छोटा है, यानी कि इसमें 1959 सबसे पहले आना चाहिए। तो आपको देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन है, इसमें पहले आ रहा है 1 नंबर और सी वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है, बाकी ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। तो ये दोनों में से चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, इसके बाद तो हमारा 60 आता है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 60 61 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और फिर हमारा अगला है 67 और 68, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगता है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप इसको अप्रोच करोगे, तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पर जब तक आप इन क्वेश्चंस का एस्टेब्लिशमेंट या शुरुआत कब हुई थी, वो नहीं जानोगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन बहुत कठिन पूछा जाता है एग्जाम में, क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर जी ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन जब क्वेश्चन टफ करना होता है, तो यही सिंपल क्वेश्चन जो है, इसी को कठिन बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर कह रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर कृषि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, वहां पर किसान आके समझते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, वहां पर किसान आके समझते हैं। एक तरीके से वोकेशनल स्कूल होता है किसानों के लिए, जहां पर किसान खेती करने के अच्छे अच्छे तरीकों को समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केवीके के संदर्भ में यहाँ पर कौन कौन से जो ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे पहले तो केवीके बताया गया, फिर केवीके के बारे में 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, और इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट केवीके और इन पांडिचेरी, तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहीं पर सबसे पहली बार तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, मतलब इसी के अंडर में पांडिचेरी में 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। ये तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही हो गया। तो अगर पहला सही हो गया, तो यानी कि ए सही हो सकता है और बी सही हो, ए सही हो सकता है, सी सही हो सकता है और डी सही हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक सही होगा, बी तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अगला हम देखते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवीके वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता। क्या ये ऑप्शन सही है? तो आपको याद रखना होगा कि बलवंत राय जो मेहता थे, इन्होंने पंचायती राज सिस्टम दिया था। क्या दिया था ये? पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज जो सिस्टम है ना, 3 टियर वाला, तो पंचायती राज जो सिस्टम है, ये इन्होंने दिया था। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जिसमें होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसमें भी है, तो ये गलत हो गया, और ऑप्शन 2 इसमें भी है, तो हमारा ये गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं, तो फर्स्ट केवीके फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु कोयम्बटूर। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, राइट है स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1974 में जो पहला केवीके खोला गया था पांडिचेरी में, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखें, तो द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना के बारे में कहा जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, और इसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी एआरएस जो होता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च जो सर्विस होती है, इसको रिप्लेस करने के लिए हुई थी। देखो एआरएस की अगर हम बात करें, तो एआरएस जो होता है एक तरीके का एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस होता है, जो कि साइंटिस्ट को रिक्रूट करने का काम करता है। इसको पास करते हैं जब एआरएस, तब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनते हैं और फिर उनको सैलरी मिलती है। मतलब एक तरीके की ये साइंटिस्ट के लिए एक जॉब है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है रीजन में कि नाबार्ड को एआरएस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। तो क्या ये दोनों चीजें आपकी सही हैं? तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन बोले, तो हमारा जो असर्शन है, ये तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि हमारा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन रीजन गलत है। इसको एआरएस को जो एआरएस वाली सर्विस है, इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसको बनाया गया था कि हमारा जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में हम फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को प्रोवाइड करा सके, इसीलिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसके अगर हम बात करें, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि असर्शन तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल हमारा गलत है। आगे हम देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है,
वो है मैच द कमेटी एंड पर्सन, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कमेटी दिया गया है और पर्सन दिए गए हैं, और इसके बाद उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म किए थे या कौन सा सिस्टम उन्होंने लाया था, उनका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था। तो आपको इसको क्या करना है, इसको मैच करना है, बोले तो मैच क्वेश्चन है। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। लिस्ट यहाँ पर है कमेटी की और पर्सन की, और यहाँ पर रिफॉर्म और सिस्टम की है। ध्यान से देखते हैं, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, इसके साथ अशोक मेहता है, फिर डैनियल बेनोर है और डॉक्टर बीपी पाल है। लिस्ट में हमारे दूसरे है रिफॉर्म और सिस्टम में 2 टायर पंचायती राज सिस्टम है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है और 3 टायर पंचायत सिस्टम है। और इसके अलावा हमारा चौथा है फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर। तो ये हमारे 4 हमारे कमेटी और पर्सन है और 4 हमारे रिफॉर्म और सिस्टम्स है। अब इसको ध्यान से समझो और ध्यान से समझ के बताओ कि एबीसी में से, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, पढ़ा होगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखो किस तरीके से अप्रोच करूंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी, ये 1959 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकमेंड किया था 3 टायर सिस्टम को। ठीक, किसको किया था उन्होंने, 3 टायर सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराने का काम किया था। बोले तो इन्होंने रिपोर्ट लगाई थी बलवंत राय मेहता ने, एक कमेटी ने, और इस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे बलवंत राय मेहता, इसीलिए इसको कहा जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, एक तो हमारा आता है ग्राम पंचायत, दूसरा हमारा आता है क्या, दूसरा आता है पंचायत समिति, क्या होता है, पंचायत समिति, और इसके अलावा तीसरा हमारा आता है जिला परिषद। क्या आता है, जिला परिषद। तो ये हमारी 3 जो 3 टायर सिस्टम है, इसमें ये 3 चीजें होती थी। सबसे छोटे ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद पंचायत समिति, और तीसरा हमारा जिला परिषद आता था। दूसरा हमारा क्या है, अशोक मेहता। अशोक मेहता की अगर हम बात करें तो इसमें 1976 में अशोक जो मेहता थे, उन्होंने 1976 में इन्होंने अप्रूव किया था, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था इस कमेटी ने, और वो दिया था क्या, 2 टायर सिस्टम का। सबसे पहले 1959 में तो ये आया था 3 टायर सिस्टम, और अशोक मेहता कमेटी ने 1976 में 2 टायर सिस्टम दिया था। और ये जो 2 टायर सिस्टम था, इसमें क्या क्या था, इसमें एक तो था मंडल, मंडल पंचायत, और दूसरा था क्या, मंडल पंचायत, और दूसरा था जिला परिषद, जिला जिला परिषद। तो इसमें 2 सिस्टम में जिला परिषद और मंडल परिषद हुआ करता था। तीसरा है डैनियल बेन्योर। तो डैनियल बेन्योर ने एक सिस्टम चालू किया था जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ये एक तरीके का ये सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1974 में। समझ गए, यहां तक तो बात हमारी हो गई। अब डॉक्टर बीपी पाल जनरल हुआ करते थे इसके आईसीएआर को। ये फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल आईसीआर के थे, इनको कब बनाया गया था, 1965 में इनको बनाया गया था। ठीक, 1965 में सबसे पहली बार इस ये जो पद था डायरेक्टर जनरल का, तो ये बनाया गया था। तो उसमें सबसे पहले जो डीजी बने थे वो डॉक्टर बीपी पाल बने थे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ए वाला है, ए तो जा रहा है 3 पे, तो इसमें देखते हैं ए 3 पे जा रहा है तो ये तो सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। सी भी सही हो सकता है, डी गलत हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। बी वाला देखते हैं, तो बी वाला हमारा 1 पे जा रहा है, तो बी वाला 1 पे जा रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर बी वाला 2 पे जा रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका 100% राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप लॉक कर दो, ये 7 करोड़ का सवाल आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये एक तरीके का एक्सटेंशन प्रोग्राम था जिसको लॉन्च किया गया था आईसीएआर के द्वारा। कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसको लैब टू लैंड जो प्रोग्राम था उसको किस संदर्भ में स्टार्ट किया गया था। आपके 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं। इसका सीधा सीधा आईसीएआर की शताब्दी मनाने के लिए, यानी कि आईसीएआर 100 साल पूरा हो चुका था, इसके बाद इसको चालू किया गया उसकी शताब्दी के रूप में। दूसरा था ड्यूरिंग द आईसीआर गोल्डन जुबली ईयर इन 1979। आईसीआर की जो 79 में गोल्डन जुबली होता है जिसको 50 साल बोलते हैं,
इसमें बनाया गया था। सिल्वर जुबली जो होता है 25 साल का, गोल्डन जुबली 50 साल का, तो गोल्डन जुबली में हुआ था। या फिर एज अ रिस्पॉन्स टू द 1966 फेमाइन, जो 1966 में अकाल आया था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था लैब टू लैंड प्रोग्राम। या फिर टू सपोर्ट द लॉन्च ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के शुभारंभ को समर्थन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो अगर हम ध्यान से देखें तो काफी आसान सा क्वेश्चन है कि इसको जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द आईसीआर गोल्डन जुबली ईयर 1979, क्योंकि लैब टू लैंड जो प्रोग्राम था वो 1979 में ही स्टार्ट हुआ था और आईसीआर की स्थापना 1929 में हुई थी। तो इसके 50 साल बाद ये काम हुआ था। यहाँ तक तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसको अगर हम बात करें कि लैब टू लैंड प्रोग्राम का क्या मतलब था, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम का ये सीधा सीधा तात्पर्य था कि जो हमारे ढेर सारे वैज्ञानिक होते हैं, जब ये किसी भी तरीके का कोई रिसर्च करते हैं और कोई एक अच्छा सा रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो वो जो अच्छा सा रिजल्ट उनको मिल रहा है, उस रिजल्ट को किसानों तक लाया कैसे जाए, यानी कि जो हमारा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हमारा रिसर्च हो रहा है, नई नई तकनीकी जो खोजी जा रही है, उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, यही लैब टू लैंड प्रोग्राम का काम हुआ करता था। ये बात करते हैं, हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन द ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। ध्यान से समझना, भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय पर भारत बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। तो उस समय गरीबी को रोकने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए ढेर सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करती थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन सा प्रोग्राम, फिर कौन सा प्रोग्राम और फिर कौन सा प्रोग्राम। आपकी ये जो चारों प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको ट्राइसम बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन चारों को आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कब कौन सा हुआ था। तो इसको हमको तभी लगा पाएंगे इसको जब हमें ये पता हो कि कब कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईआरडीपी। तो आईआरडीपी जो इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये कब बना था, ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये बना था हमारा 1978 में। बोले तो इसको लॉन्च किया गया था 1978। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको एक्सटेंड किया गया था 1978 में बनाने के बाद 1980 में ये नेशनल वाइज एक्सटेंड हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1979 में। इसको ध्यान से समझना, 78 में ये लॉन्च हुआ था लेकिन पहुंचा था 80 में। वो पूरे भारत में फुल स्केल में इसको 1980 में पहुंचाया गया था। तो हम यहाँ पर 1978 ही समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारा क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। कब हुआ था, ये 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है हमारा RLEGP। तो RLEGP जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इत्तेफाक से कि सभी चीजें जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा है, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे पास केवल एक ही है, और वो कौन सा है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता की जो कमेटी थी उसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के रिकमेंडेशन दिया था। चार ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, एक तो है हमारा नेशनल सीड कारपोरेशन, दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र, तीसरा है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, और चौथा है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो ये मोहन सिंह मेहता की कमेटी थी, इन्होंने ही कृषि विज्ञान केंद्र को रिकमेंड किया था। इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर किसान आए और वोकेशनल बेसिस पर वो ट्रेनिंग कर सकें, क्योंकि उनका एक तरीके का वोकेशनल स्कूल बन पाए। अब वोकेशनल स्कूल इस वजह से बन पाए क्योंकि एक प्रॉपर स्कूल बनेगा तो किसान को रोज आना पड़ेगा, रोज अटेंडेंस लगेगी, तो ऐसा
नहीं हो कि किसान को जब अपने खेत से छुट्टी मिले तब वो कृषि विज्ञान केंद्र में आ जाए और आके यहाँ पर अच्छी-अच्छी तकनीक सीख सके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कारण है और इसके अलावा अभिकथन है। तो अभिकथन को देखते हैं हम क्या कहा जा रहा है। भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 की अवधि के दौरान शुरू हुई थी। कहीं-कहीं पर 1965-66 भी देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल लाठी लेके खड़े नहीं हो जाना कि सर जी क्या पढ़ा दिए। तो 1965 और 66 नहीं माना जाता, ज़्यादातर माना जाता है इसी को, लेकिन कई जगह पर आपको 65-66 भी देखने को मिल जाता है। तो 1966 और 67 ईस्वी जो थी, इस समय पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये तो अभिकथन हो गया। अब इसका रीजन क्या था? इसे 1966 में शुरू किए गए उच्च उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा समर्थन मिला था। ये हमारा कारण और अभिकथन है। अब आपको ध्यान से सोच के बताओ क्या दोनों सही हैं या ए सही है और आर गलत है? और इसके बाद हम दूसरा अगर बात करें तो बोथ ए आर ध्यान से समझना। इसमें कहा जा रहा है कि ए और आर बोले तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि है तो दोनों सही लेकिन आर जो है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसमें ए सही है लेकिन आर फॉल्स है या फिर ए फॉल्स है और true है। ध्यान से सोचो और सोच के बताओ। आई होप आपने अब तक समझ लिया होगा और आपने टिक भी लगा दिया होगा। मैं एक बार टिक लगा देता हूं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया था, तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जैसे ही चला और किसानों को ऐसी वैरायटी मिलने लगी, ऐसी किस्म मिलने लगी जिनका उपज ज्यादा होता है, तो एकाएक भारत में जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जब एकाएक प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो किसानों को और ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि अब हम और कौन कौन सा मेथड अपनाएं जिससे हमारा प्रोडक्शन और बढ़ने लगे। तो इसी को थोड़ा सा बल मिल गया था हमारी हरित क्रांति को। ठीक, तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ने हरित क्रांति को बिल्कुल ऐसे समझो कि खाद पानी देने का काम किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मैच द स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल एजेंसी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर एजेंसी है, जैसे DARE है, इसके अलावा ARS है और DPAP है और NSC है। और इसके अलावा बात करते हैं विथ देयर फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव, और इनको क्यों बनाया गया था, जैसे प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर इन ड्रॉट एरियाज, लिंकेज बिटवीन ICR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल सर्विस केडर फॉर साइंटिस्ट, प्रोफेशनल सर्विस केडर फॉर साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स। ध्यान से समझो, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, ऑप्शन भी लगा दिया होगा। ध्यान से समझते हैं, अब मैं बताता हूँ। DARE जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया था एक तरीके से ऐसा काम करने के लिए कि ये ICAR और मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज बन पाए। क्योंकि जो ICAR है, ये ICAR पूर्ण तरीके से एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक, ये यहाँ पर रिसर्च होता है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग और कायदे से लोग रहते हैं। समझ गए। दूसरा है फिर डेयरी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ICAR काम कर रहा है, अगर उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने लगेगी तो काम खराब कर देगी। तो इस वजह से ICAR काम करती है और डेयरी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICAR के बीच में एक लिंकेज का काम करता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो हमारा ए जो है ये सेकंड पे चला जाएगा। ARS के बारे में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो ARS था, इसका सीधा-सीधा काम था कि ये प्रोफेशनल सर्विस जो कैडर है साइंटिस्ट का, यानी कि साइंटिस्ट को रिक्रूट करने का एक कैडर हुआ करता था। तो ARS जो है 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हमारा इस पे आ जाएगा। फिर अगला है हमारा DPAP। DPAP की बात करें तो ये कहा जाता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, या फिर कई बार इसको कहते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट। तो ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे ड्रॉट एरिया दिख रहा है, तो यानी कि सी वाला जो है ये फर्स्ट पे चला जाएगा। और फिर बचा क्या, NSC। NSC जिसको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बोलते हैं,
इसका सीधा सीधा काम था प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड देने का काम ये करता था। तो यहाँ पर अब तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि ए वाला जो है ये सेकंड पे जाएगा, तो ए वाला सेकंड पे जा रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। समझ गए। दूसरा देखते हैं, ए आर एस जो 1973 यानी बी वाला ये 3 पे जाएगा, तो ये वाला हमारा सही है, बाकी ये गलत हो गया। तो कुल मिला के हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रेनिंग एंड विजिट, जिसको टी एंड वी सिस्टम बोलते हैं। ये एक तरीके का एक्सटेंशन का सिस्टम होता है और इसको फॉर्मुलेट किया गया था, यानी कि इसको बनाने की जो तैयारी की गई थी विस्तार की, इसका फॉर्मुलेशन किसके द्वारा हुआ था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। यानी कि ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम किसने लॉन्च किया था, इसके पीछे कौन था, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, मोहन सिंह मेहता, डेनियल बेन्योर एंड बैक्स्टर, एस के दे और बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो केवीके वाले हैं। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए गड़बड़। अगला हमारा क्या, मोहन सिंह मेहता। देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या है। तो मोहन सिंह मेहता तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह मेहता किसी दूसरे में है। हमारा ऑप्शन किसमें होगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, डेनियल बेनोर एंड बैक्स्टर। इन्होंने ही ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो था इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्ट कब किया था? ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में ये स्टार्ट हुआ था। समझ गए। आगे देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। इन व्हिच ईयर द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जिसको फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर बोलते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर अपॉइंटेड, यानी कि फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर या फिर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कब नियुक्त हुए थे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1929, 1958, 1965 और 1973। तो सबसे पहले कब आए थे? आए थे डॉक्टर बीपी पाल जी आए थे डीजी बन के, और वो आए थे कब? 1965 में आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आईसीआर तो 1929 में बना था। तो आईसीआर 1929 में बना था, लेकिन उस समय पर जो डीजी की पोस्ट होती थी वो नहीं होती थी 1929 में। डीजी की जो पोस्ट बनाई गई, ये बनाई गई 1965 में। नहीं तो आप सोच रहे हो कि आईसीआर तो तभी बना था, तो उस समय डीजी नहीं था, क्योंकि डीजी की तब पोस्ट ही नहीं हुआ करती। तो बीपी पाल को सबसे पहली बार बनाया गया था 1965 में डायरेक्टर जनरल। एक ये जो बीपी पाल थे, डॉक्टर बीपी पाल एक ब्रीडर हुआ करते थे, और इन्हीं को सबसे पहली बार डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, डीजी जिसको कहते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है द मिनी किट प्रोग्राम। ये जो मिनी किट प्रोग्राम जिसको एम की पी बोलते हैं, ये 1971 में लॉन्च हुआ था। और इसका प्राइमरी फोकस क्या था, इसका प्राइमरली एम क्या था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, प्रोवाइडिंग हैवी एग्रीकल्चरल मशीनरी एट ए डिस्काउंट रेट, यानी कि एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है उसको डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड कराना। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्टिंग ऑफ सीड ऑफ न्यू वेराइटी एमंग फार्मर, जो नई नई वेराइटीज आ रही है, नई नई तरीके के जो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, जो नई नई किस्म मार्केट में आ रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे तेजी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और उनका फिर आगे चलकर कैसा उनका रिजल्ट आ रहा है उन सीड्स का, इसको कायदे से निकाला जाए। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग स्मॉल स्केल विलेज लेबोरेटरी, गांव के स्तर पर छोटे छोटे स्मॉल लेबोरेटरीज बनाई जाए, यानी कि छोटी छोटी प्रयोगशाला बनाई जाए। तीसरा हमारा चौथा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री पेस्टिसाइड किट, यानी कि पेस्टिसाइड किट देने का काम किया जाए। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है इसको 1971 में इसी वजह से लॉन्च किया गया था कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो कुछ भी सीड और जो कुछ नई वेराइटीज डेवलप करी जा रही हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए किसानों में। और किसानों को जब ये डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा तो इससे ढेर सारे किसान इसको लेंगे और अलग अलग जगह पर बोएंगे। जब किसानों के पास जाएगा तो किसान अपने खेत में इसकी बुआई करेगा। तो इससे क्या होता है कि मल्टी लोकेशन टेस्टिंग भी हो जाती है और बहुत तेजी से अडॉप्टेशन भी हो जाता है। जैसे अगर हमने बताया किसान को कि भाई साहब ये हमारे पास एक ऐसा औजार है, इसको अगर आप ले जाओगे और इसको किसी को छुआ दोगे तो वो गायब हो जाएगा, तो उसको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको कहोगे ये भैया लिए जाओ, अगर आप पैसा लेके उसको दोगे तो कहेगा भैया नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर आप क्या कहो कि भैया इसको फ्री में लेके चले जाओ। किसान को आप कहोगे फ्री में ले जाओ, तब किसान उसको फ्री में लेके चला जाएगा। और कहते नहीं है आदमी को अगर फ्री में मिले तो ज़हर भी खा ले, तो वो फ्री में मिल जाएगा तो वो फ्री में लेके चला जाएगा और घर पे ले जाएगा तो कहेगा लाओ थोड़ा-सा आया है, 1 डेढ़ किलो है, इसको अपने किसी खेत में छोड़ देते हैं, किसी खेत में फेंक देते हैं। 1971 के समय पे बहुत ढेर सारे खेत परती पड़े रहते थे, उसी में डाल देते थे। अब जब किसान ने एक बार इसका उपज ले लिया, एक बार डाला, तो पता चल गया कि इसका प्रोडक्शन कैसा है। अगर बढ़िया प्रोडक्शन होगा तो किसान अगले साल उसको फिर खरीदेगा। तो यानी कि वही जैसे जियो पहली बार आया था ना, फ्री की लत लगाया था, उस टाइप का ये कुछ काम हुआ करता था। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बेस्ड ऑन देयर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कब-कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट जिसको नार्म बोलते हैं, और नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम NAEP। इन चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, कब कब कौन कौन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ध्यान से समझो, ध्यान से समझ के इन चारों ऑप्शन में से अपने ऑप्शन बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1963 में। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार होता क्या है कि मैंने क्वेश्चन पूछा और मैं तुरंत सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम आपका टाइम बर्बाद करना नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पुश कर लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, जैसे क्वेश्चन आया तुरंत वीडियो को पुश करो और क्वेश्चन खुद से पढ़ो और खुद से समझने का प्रयास करो कि क्या यह क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि वहां पर मैं बैठ के एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं। तो आपको सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको वीडियो तुरंत रोक देनी है और रोक के एक बार पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो और पढ़ के आंसर तक पहुंच जाओ, आंसर टिक लगा दो। उसके बाद तब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्योंकि मैं जब आप एग्जाम देने जाओगे तब मैं उस चीज को यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, वहां पर मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे करना है। तो एक बार पहले आप ट्राई करो, फिर बाद में हमारा सुनो कि हमने कैसे कैसे इसको किया है। चलो, तो वीडियो को रोक के इसको कर लिया करो, समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो था 1963 में स्टार्ट हुआ था। अगला है हमारा स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1971 में हुई थी। अगला है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट जिसको नार्म बोलते हैं। तो नार्म जो सेटअप हुआ था ये कब हुआ था? ये 1976 में स्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हमारा स्टार्ट हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में ये स्टेब्लिश हुआ था। इसका सीधा सीधा काम क्या हुआ करता था? इसका सीधा सीधा काम हुआ करता था कि जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनको किस तरीके से हम ट्रेन करें और रिसर्च में प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट में वो अच्छे से काम कर पाएँ। वहाँ पर सीधे-सीधे जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते थे, उनको प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर की रिसर्च और ट्रेनिंग मैनेजमेंट करने की ट्रेनिंग उनको दिया जाता था। मतलब ARS जो जाते थे, उनको ऐसे समझो एक तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता था। थोड़ी-सी ट्रेनिंग उनको मिलती थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो प्रोग्राम था, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 1973 1983 में स्टार्ट हुआ था। तो 1983, 1963, 1971, 1976 करेक्ट ऑर्डर में लगाओ। तो करेक्ट ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमारा तो ये है, तो ये तो पहले ऑर्डर में हो गया, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा है और फिर ये चौथा है। वाह, ये भी एक तरीके का कोइंसिडेंस हो गया कि ये सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगा है। 1, 2, 3 और 4 के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सब लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि आयोग इस्टेब्लिश हुआ था कौन से ईयर में? आपको ये बताना है। बहुत ही आसान सा लप्पो सा क्वेश्चन है, सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ ईजी, कुछ बहुत ज़्यादा टफ ऐसे बना रखे हैं। देखते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। कब? 1970 में ये स्टार्ट हुआ था। ये जो काम हुआ करता था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में केवल क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, ये एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इरिगेशन और इसके अलावा
तमाम तरीके के जो एग्रीकल्चर के जो और भी चीजें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उन सब पर काम करने के लिए इसको बनाया, इस कमीशन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ढेर सारे चलाए गए थे जिससे गांव का विकास हो सके, तो उसमें ये आपको 4 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है, सॉरी इन 3 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा पार्ट करेक्टली मैच्ड है। जैसे यहाँ पर हमारा है DWCRA, डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यहाँ से इसको मैच किया गया है, यहाँ से इसको मैच किया गया है, यहाँ से इसको मैच किया गया है। अब आप ध्यान से देखो, देख के बताओ कि ये करेक्टली मैच है सभी चीजें कि नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर ईयर गलत लिखा हो सकता है कि यहाँ पर जो फुल फॉर्म लिखा है ये गलत हुआ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्या कि DWCRA 1982 यहाँ तक तो सही है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा CAPART, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है, 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना 1976 में ये भी स्टार्ट हुआ, एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट टू द पुअर, यानी कि गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनको किस तरीके से आगे गरीब है उनको किस तरीके से गरीबी से मुक्त करने के लिए काम किया जाए, तो अंत्योदय अन्न, और ये अंत्योदय योजना है, तो इसका इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे तीनों के तीनों जो हैं ये बिल्कुल हमारे सही, तो तीनों सही हैं, तो किसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो तीनों ऑप्शन केवल हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड इरिगेशन जो कमीशन है वो कौन से ईयर में अपॉइंट हुआ था। सेकेंड इरिगेशन, प्रथम वाला मैंने पिछले वाले लेक्चर में से फर्स्ट इरिगेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर सेकेंड इरिगेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा 1969 में सेकेंड इरिगेशन कमीशन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, which milestone occurred in 1973 based on the recommendation of the G गाडकर रिपोर्ट। जी गाडकर जो ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद 1973 में क्या हुआ था, जी गाडकर रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 1973 में कौन से मील का पत्थर साबित हुआ था। लॉन्च द टाइगर प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ASRB नेट जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड, और अगला है स्टार्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हुआ था कि जी गाडकर जी ने जो रिपोर्ट दी थी ASRB को लेकर, बोले तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी 1 नवंबर 1973 को। कब दिया था, 1 नवंबर को दिया था 1973 में। और इसका सीधा सीधा ये काम था कि ये ICAR के लिए एक ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करे, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करे जो कि इसमें हो मेरिट बेस पे हो, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करके आए, जिससे एक अच्छे और जो विकसित दिमाग है, एक जो क्रीमी बच्चे होते हैं जिनका मतलब नॉलेज लेवल अच्छा होता है, जो रिसर्च करने के लायक होते हैं, वो यहाँ तक आ सकें। तो इसको कहा गया था, किसने दिया था, जी गाडकर रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया गया था और बाद में इसी को लगाया गया, और ASRB नेट अभी तक भारत में चल रहा है जिसमें साइंटिस्ट की भर्ती होती है, डायरेक्ट आप साइंटिस्ट बन जाते हैं अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम था, ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब स्टार्ट हुआ था, तो 20 प्रोग्राम जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम 1974, 75, 76 या फिर 80, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1975 होगा। 1975 में भारत में 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। भारत में सबसे पहली बार क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, 1979 में, 1982 में, 1983 में या फिर 1985 में।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बोले तो 1985, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1985 में क्या चला था, 1985 में चला था क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसको सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कर दिया गया था इसको। और फिर बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने इस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को बदलकर पीएमएफबीवाई कर दिया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो है सबसे पहले तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, फिर NAIS हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और बाद में आके चल के ये लास्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बन गया। ये योजना इस समय चल रही है, कंटिन्यू है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करना है आपको कि ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, वह डेट कौन सी थी और कौन सा ईयर था जब ये योजना स्टार्ट हुई थी। आगे हमारा अंतिम और 20वां क्वेश्चन क्या है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो पंतनगर में है, ये स्टेब्लिश हुई थी 1960 में। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगला है रीजन क्या है, इट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ द यूएसए। इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी है, इसको लैंड ग्रांट जो सिस्टम है, लैंड ग्रांट सिस्टम यूएसए का, उसी के द्वारा इसको बनाया गया था। मतलब उसी सिस्टम के तहत इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो दोनों हैं, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of art, यानी कि ये दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहले वाले मेथड में ही हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो सुझाव हैं कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीद के अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।